Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस। कौन सा एयरपोर्ट पहला इंडिया का एयरपोर्ट बन चुका है जिसने कि अचीव कर लिया नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस को? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अचीव किया नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस पहली बार इंडिया के अंदर, और ये बेसिकली एक लेवल 5 का सर्टिफिकेशन होता है जो कि एयरपोर्ट के सक्सेस को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है इन मेंटेनिंग अ नेट जीरो कार्बन बैलेंस। ओके, तो एयरपोर्ट ने रिड्यूस किया अपना 90% ऑफ स्कोप 1 एंड स्कोप 2 एमिशन, और इसके अलावा जो भी और एमिशन थे उनको ऑफसेट किया। ओरिजिनली इनका पर्पस था नेट जीरो को अचीव करना बाय द एंड ऑफ 2030, लेकिन इन्होंने इस गोल को बहुत पहले ही अचीव कर लिया थ्रू दियर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जीरो वेस्ट प्रोग्राम एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो एयरपोर्ट का फर्दर एम क्या है? नेट जीरो अचीव करना स्कोप 3 एमिशन में बाय द एंड ऑफ 2050। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग नेट जीरो कार्बन एमिशन। सबसे पहले पहला एयरपोर्ट कौन सा है पूरे दुनिया में जिसने कि अचीव किया था नेट जीरो कार्बन एमिशन? सो दैट इज गैलापागोस इकोलॉजिकल एयरपोर्ट। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है? तो ये लाई करता है इक्वाडोर में। ठीक है, इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट जो है वो उसने कौन सा ईयर टारगेट किया था टू अचीव नेट जीरो कार्बन ग्लोबल एमिशन? सो दैट इज 2050। पर्पस क्या होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन का? सो बेसिक पर्पस इज टू बैलेंस एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड कार्बन, राइट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी है जो ऑपरेट करती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को? सो दैट इज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, राइट। स्कोप 1 स्कोप 2 एमिशन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर स्कोप 1 का एमिशन आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये ऐसे एमिशंस होते हैं जो कि ओन्ड सोर्सेज से एमिट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्कोप 3 एमिशन है वो कंसर्न होता है विद द इनडायरेक्ट एमिशंस इन द वैल्यू चेन। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग दिस न्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। Recently, where was the first policy makers forum inaugurated? पहला पॉलिसी मेकर्स फोरम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम को नई दिल्ली में। पॉलिसी मेकर्स और ड्रग रेगुलेटर्स ने इस इवेंट को अटेंड किया है और इस फोरम को होस्ट किया गया बाय द इंडियन फार्माकोपिया Commission with support from Ministries of Health and Family Welfare along with Ministry of External Affairs। ठीक है, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने जेनेरिक ड्रग्स की वजह से, जिससे कि आप ऐसे डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं लाइक मलेरिया, HIV, एड्स एंड TB। और इस इवेंट में लॉन्च किया गया इंडियन फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल अलॉन्ग विद एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इस इवेंट के दौरान लॉन्च की गई। तो पहला पॉलिसी मेकर्स फोरम हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। पहली बार इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? ये कमीशन फॉर्म हुआ था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लाई करता है? इसका हेडक्वार्टर्स है गाजियाबाद में। और कौन सी मिनिस्ट्री इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को देखती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसके अलावा मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो कि मॉनिटर करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट को अफेक्टिंग द जेनरिक ड्रग्स? सो दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसने की कोलैबोरेट किया WHO के साथ फॉर ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग? सो दैट इज द WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इन्होंने लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर स्कीम को। बेसिकली पर्पस क्या है? न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन को, और इस स्कीम में बॉइल्ड एग्स दिए जाएंगे, फ्रूट्स दिए जाएंगे एक हफ्ते में एक बार स्टूडेंट्स को फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8। ओके, और फ्रेश फ्रूट्स
विल बी लोकली सोर्स्ड बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस प्रेफरेंसेस, यानी कि जो बच्चों की पसंद होगी उस तरह के फ्रूट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करेगा एग्जिस्टिंग मिड डे मील स्कीम को, जिसमें कि लगभग 15,181 स्कूल्स को कवर किया जाता है। इसके लिए स्टेट ने 12.75 करोड़ रुपीज एलोकेट कर दिए हैं फॉर द स्कीम। और इसके अलावा इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च करी है जिसमें कि फ्री टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को, जिससे कि एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन को इन्हांस किया जाए। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश स्टेट का, इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ओके, मिड डे मील स्कीम की बात करें अगर हम, तो पहली बार इसको इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो असिस्ट करती है इंडियन गवर्नमेंट को इन द मिड डे मील स्कीम? सो दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और कौन से स्टेट है जहां पे पहली बार इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया? सो दैट इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, फिर अगर हम डिजिटलाइजेशन के मामले में देखें कि एजुकेशन सेक्टर में किसका कितना डिजिटलाइजेशन है, तो कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल टेक्स्ट बुक्स को स्कूल्स के अंदर? सो दैट इज साउथ कोरिया। प्राइमरी पर्पज यहाँ पे क्या होता है डिजिटल एजुकेशन का? प्राइमरी पर्पज है लर्निंग को इनहैंस किया जाए, टीचिंग को बढ़ाया जाए थ्रू टेक्नोलॉजी। और कौन सी ग्लोबल टेक जायंट है जिन्होंने लॉन्च किया है गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म को? सो दैट इज द गूगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which two Indian athletes were selected as the flag bearers for India in the opening ceremony of 2024 Paris Paralympic Game? कौन से दो इंडिया के एथलीट्स हैं जिनको कि फ्लैग बियरर सेलेक्ट किया गया है इंडिया के लिए इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री जाधव। ठीक है, इनको सेलेक्ट किया गया है एज द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी, जो कि होने वाली है 28 अगस्त 2024 को। ये 17th एडिशन रहेगा समर पैरालंपिक्स का, जो कि पेरिस में हो रहा है। कब से कब तक होगा? 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक ये कंडक्ट किया जाएगा। सुमित अंटिल की यहाँ पे बात करें तो ये 25 ईयर ओल्ड वर्ल्ड चैंपियन है और इन्होंने गोल्ड जीता है जैवलिन में एट द 2020 पैरा ओलंपिक्स। और इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इन द F64 कैटेगरी। वही अगर हम बात करें भाग्यश्री जाधव की, तो इन्होंने सिल्वर जीता है इन द शॉर्ट पुट F34 कैटेगरी एट द एशियन पैरा गेम्स एंड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप मई 2024 में। ठीक है, तो ये दो इंडिया के एथलीट्स कौन से हैं जिनको फ्लैग बेयरर घोषित किया गया इंडिया की तरफ से इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स? दिस इज सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री जाधव। ओके, सुमित अंटिल के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। सबसे पहले पहली बार इन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में, किस साल में? तो इन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में पहली बार गोल्ड जीता था। याद रखिएगा सुमित अंटिल एक जैवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें भाग्यश्री जाधव की, तो कौन सा मेडल इन्होंने जीता था एट द एशियन पैरा गेम्स? सो दिस इज द सिल्वर मेडल। ठीक है, यहाँ पे पेरिस 2024 का जो पैरालंपिक्स होने वाला है उनकी कुछ डेट्स आपको याद रखनी है, कुछ फैक्ट्स उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ये जो 2024 का समर पैरालंपिक्स है कब से कब तक होगा? 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। ठीक है, कौन सी सिटी में ये पैरालंपिक्स के गेम करवाए जाएंगे? तो पेरिस में ऑब्वियसली। और ये कौन सा एडिशन रहेगा समर पैरालंपिक्स का? सो दैट इज द 17th एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे एवरी ईयर? वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब होता है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, 20th अगस्त। ठीक है, और बेसिकली इस दिन हम इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरह से हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है अगेंस्ट द मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, मॉस्किटोज डिजीज को स्प्रेड करते हैं लाइक मलेरिया, डेंगू, जिका हो गया और वेस्ट नाइल वायरस वगैरह, जिससे कि बहुत सारे लोग फिर अफेक्टेड होते हैं और बहुत सारी डेथ भी होती हैं इसी रीजन से। इस साल की थीम जरूर याद रखिएगा, थीम है एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, इस थीम के थ्रू फोकस किया जा रहा है कि कितनी जरूरत है हमें एक्सेस टू मलेरिया ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने के लिए, इसके डायग्नोसिस को बढ़ाने के लिए और प्रिवेंशन को। ठीक है, तो टाइमली डायग्नोसिस यहाँ पे बहुत जरूरी है, साथ ही ट्रीटमेंट जरूरी है जिससे कि आप इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें और बहुत सारी जीवनों को बचा सकें। ठीक है, तो दो बातें इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20th अगस्त को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं रिगार्डिंग द मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। सबसे पहले कौन सी स्पेशीज है मॉस्किटो की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया? सो दैट इज द एनोफिलीज मॉस्किटो। उस पैरासाइट का नाम क्या है जो कि मलेरिया कॉज करता है? सो दैट इज द प्लाज्मोडियम, सबको पता होगा। अब कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा मलेरिया केसेस हर साल दिखाई देते हैं? सो दैट इज द कंट्री नाइजीरिया। ओके,
पहली बार जिका वायरस को कब आइडेंटिफाई किया गया? 1947 में। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गन है जो सीवियरली इफेक्टेड होता है बाय सीवियर मलेरिया, जिसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ जाते हैं? तो ये है ब्रेन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल जियो साइंस अवार्ड विच वॉज सीन इन द न्यूज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? नेशनल जियो साइंस अवार्ड को किस मिनिस्ट्री ने फॉर्म किया या किस मिनिस्ट्री ने दिया है? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो प्रेजेंट करने वाली हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड को राष्ट्रपति भवन में एट न्यू दिल्ली। और ये जो अवार्ड्स हैं ये हैं अमंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इन जियो साइंसेज। इनको पहली बार स्टैब्लिश किया गया था 1966 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इनिशियली याद रखिएगा इनको नेशनल मिनरल अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2009 में फिर इसका नाम पलट के नेशनल जियो साइंस अवार्ड कर दिया गया था, ठीक है। इस अवार्ड के थ्रू हम इंडिविजुअल्स को ऑनर करते हैं, साथ ही उनकी टीम्स को फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फील्ड ऑफ जियो साइंसेज, जैसे कि मिनरल डिस्कवरी हो गई, माइनिंग टेक्नोलॉजी और जियो साइंसेज वगैरह हो गया। कोई भी इंडिया का सिटीजन जो कि अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे चुका है जियो साइंसेज की फील्ड में वो एलिजिबल होता है इस अवार्ड के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल जियो साइंस अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। पहले इसका नाम क्या था? नेशनल मिनरल अवार्ड्स, बाद में 2009 में पलट के इसका नाम कर दिया गया नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड को पहली बार स्टैब्लिश कब किया गया? 1966 में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस अवार्ड को देती है? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कौन से साल में इसका नाम बदल दिया गया था? तो दैट इज 2009, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को इंडिया में कब स्टैब्लिश किया गया? 1957 में। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो फाउंडेशन है वो किसने फॉर्म की, यानी कि उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी मेजर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल होती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस टू रेगुलेट माइन सेफ्टी एंड हेल्थ? सो दैट इज द DGMS, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना? ये योजना किस स्टेट की है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज झारखंड, ठीक है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है? ये हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने लॉन्च किया है झारखंड मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना, ठीक है। तो एलिजिबल वुमेन जो कि 21 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आती हैं और वो BPL से हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइंस हैं, वो रिसीव करेंगी इसमें 1000 रुपीज हर महीने। इसी के साथ 12,000 रुपए उन्हें एनुअली दिया जाएगा वाया DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि वो एग्रीकल्चरल लोन्स को वेव कर देंगे जो कि 2 लाख तक के होंगे, और जो भी गर्ल्स होंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बेनिफिट करेंगी फ्रॉम द सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना। और मॉडल स्कूल्स को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि वो एजुकेशन सिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकें, और जो भी लोन्स होंगे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे वो दिए जाएंगे अंडर द मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना लॉन्च किया है झारखंड स्टेट ने। यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट सबसे पहले देखेंगे। कौन सा नेशनल पार्क है झारखंड में जो होस्ट करता है एनुअल ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन को? सो दैट इज द बेतला नेशनल पार्क। इसका नाम याद रखिएगा। स्टैटिक जीके के फैक्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि बेतला नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लाई करता है, ओके। फिर इसके अलावा कौन सा एक फेमस वाटरफॉल है झारखंड में? सो दैट इज द हुंद्रो फॉल्स। और कौन सी एंशिएंट सिटी है झारखंड में जो कि जानी जाती है अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए? सो इट इज द हजारीबाग एंशिएंट सिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात करें जो कि मैंने अभी जस्ट मेंशन किया, तो कौन से साल में DBT को लॉन्च किया गया था इंडिया में? तो आंसर है 2013। कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जो कि ओवरसी करती है DBT स्कीम को? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि वाइडली यूज होता है फॉर द DBT? तो आंसर इज आधार कार्ड, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज्ड लोन्स को अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? सो दैट इज द नाबार्ड, ओके। और मैक्सिमम अमाउंट क्या है एग्रीकल्चर लोन्स के लिए अंडर द PM एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? सो मैक्सिमम अमाउंट इज 2 करोड़ रुपीज, ओके। एंड कौन सी सेंट्रल स्कीम है जो कि सब्सिडाइज्ड लोन्स को ऑफर करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मामले में इन द अर्बन एरियाज? सो दैट इज नोन एज PM स्वनिधि स्कीम, ओके। फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शौर्य संप्रवाह 1.0 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच आर्म्ड फोर्स? ये किस आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक लैंडमार्क इवेंट कंडक्ट किया है जिसका नाम है शौर्य संप्रवाह 1.0। कहाँ पे? एट द मनेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया है। इसको लीड किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, ठीक है।
इस इवेंट का पर्पस क्या था? जो भी एक्सपीरियंस और इंसाइट्स हैं वेटरन ऑफिसर्स के, उनको हार्नेस करना ताकि आर्मी के फ्यूचर को शेप किया जा सके और नेशनल ग्रोथ में यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके। तो जनरल द्विवेदी ने एक्सप्रेस किया अपना ग्रैटिट्यूड टू द वेटरन्स और यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया इस बात को कि ये इवेंट साबित करेगा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर आइडिया एक्सचेंज बिटवीन द करंट लीडरशिप एंड द वेटरन्स। इस इवेंट में फीचर किया गया एक डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन द डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, जहां पे फोकस क्या है, मॉडर्नाइजेशन करना और साथ ही ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करना। ठीक है, तो शौर्य संप्रवाह 1.0 कंडक्ट किया है इंडियन आर्मी ने, नॉट इंडियन नेवी, नॉट इंडियन एयरफोर्स एंड नॉट इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, कौन से साल में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था अपना डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव? सो दैट इज द 2020 ईयर। ठीक है, और ये जो इनका रोड मैप है, इसके थ्रू ये फोकस करते हैं कि किस तरह से आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। फाइन, तो डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल क्या हुआ? सो टू एनहांस द आर्मी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Recently, the Confederation of Indian Textile Industry launched a project titled as Fundamental Principles and Rights at Work with which organization? Correct answer here is C option, International Labour Organization। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लॉन्च किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क प्रोजेक्ट को। इस इनिशिएटिव का पर्पस है अवेयरनेस क्रिएट करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना ऑन लेबर स्टैंडर्ड। इस प्रोजेक्ट का फोकस रहेगा बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को अपहोल्ड करना, जो कि बहुत जरूरी है सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1998 में और बाद में 2022 में इसको फर्दर अपडेट किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन जो है वो कवर करता है इसेंशियल लेबर स्टैंडर्ड्स को इन अक्रॉस वेरियस कन्वेंशन। ओरिजिनली 4 कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज की गई थी, लेकिन अब इसको 5 कर दिया गया है, जिसमें कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहली बार कब एस्टैब्लिश किया गया? 1958 में। कौन सी मेजर इंडियन सिटी है जो कि हेडक्वार्टर है CITI की? सो दैट इज द न्यू दिल्ली। और फिलहाल करंट चेयरमैन कौन है इसके? ये हैं T राजकुमार। ठीक है, T राजकुमार इज द करंट चेयरमैन ऑफ CITI। CITI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1999 में। और किस ट्रीटी के तहत ILO को क्रिएट किया गया था? सो दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ILO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली विच कंट्री रीइंट्रोड्यूसेस कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस ड्यू टू रीजनल टेंशंस इन यूरोप? कौन सी कंट्री है जिसने की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी है एक बार फिर से? क्यों? बिकॉज ऑफ रीजनल टेंशंस इन द यूरोप। दिस कंट्री इज क्रोएशिया। क्रोएशिया एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस कराने वाला है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस को, जो कि 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। और रीजन यहाँ पे क्या है? राइजिंग टेंशंस इन यूरोप, और इसके अलावा बल्कन मिलिट्री एक्टिविटी भी काफी इंक्रीज हो गई है। ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो पर्पस यहाँ पे रहेगा नेशनल डिफेंस को मजबूत करना और अलाइन करना विद द नाटो गोल्स। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है यूरोप में, क्योंकि कुछ कंट्रीज और हैं लाइक लैटविया, जिन्होंने इसके पहले इनहैंस करी है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, साथ ही रीजनल इंस्टेबिलिटी को एंड जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स को। ठीक है, तो फिलहाल क्रोएशिया ने डिसाइड किया है कि वो एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस ड्यू टू रीजनल टेंशंस इन यूरोप। राइट, क्रोएशिया ने कब ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन को? तो इन्होंने 2013 में इसको ज्वाइन किया था। मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होती है नाटो की? इट इज द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके अलावा लेटेस्ट कंट्री कौन सी है नाटो को ज्वाइन करने वाली? सो इट इज द कंट्री स्वीडन। ओके, 32nd मेंबर है वो नाटो का। इसी के साथ हमने आज के जो 10 करंट अफेयर्स थे वो कवर कर लिए, और अब हम यहाँ पे मूव करेंगे हमारे रिवीजन वाले पार्ट की तरफ, जिसमें हम डेली 3 स्लाइड्स कवर करते हैं, 3 अलग अलग टॉपिक्स को लेते हुए। आज हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स, सेकंड पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की वेन्यू, और थर्ड पे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है,
Which of the following government organizations is one of the organizers of Smart India Hackathon? Smart India Hackathon को ऑर्गेनाइज करने वाली वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है AICTE. फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ठीक है. Xenophis apatani belongs to which species? ये क्या चीज है बेसिकली? तो ये एक तरह की फ्रॉग की स्पेशीज है. What does origami in biology refer to? Origami से क्या आप समझते हैं? It means folding the biological molecules into specific shapes or structures. यानी कि जो biological molecules हैं उनको किसी ना किसी शेप में तोड़ना या बनाना. ठीक है. AlphaFold, which is an artificial intelligence model recently developed by which company? AlphaFold एक AI मॉडल है किस कंपनी का? गूगल का. Recently, which institute has created an anti-drone system that relies totally on sound technology? So this is IIT Jammu. What is genetic screening? Recently mentioned in the news. Genetic screening क्या चीज है? ये एक तरह का टूल होता है जिससे कि आप इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हाई रिस्क में है फॉर डेवलपिंग अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर. शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इनिशिएटिव इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इनिशिएटिव है UGC का. ठीक है. नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की वेन्यू देखेंगे. रिसेंटली वेयर वाज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग बहुत रिसेंट है, जून में हुई है और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह रखी गई थी? सिंगापुर. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड कन्वेंशन इफकॉन 2023? इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू थी? सो दिस इज मैसूर. Recently, the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, in collaboration with SWAYAS, organized a conference on Yoga for Space at which place? Correct answer है यहाँ पे बेंगलुरु सिटी. Recently, which country hosted the 17th annual International Biocuration Conference? ये 17th edition था Annual International Biocuration Conference का. इसको होस्ट किया है इंडिया ने. Recently, where was the first nuclear energy summit held? पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई है ब्रुसेल्स बेल्जियम में. Recently, where was the Asian Future Forum held? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? So that is Hanoi in the country Vietnam. Recently, where was the 4th International Conference on Small Island Developing States held? ये मई का क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंटीगुआ एंड बारबुडा. ठीक है. ये क्वेश्चन आप सारे देख सकते हैं, पिछले 7 से 8 महीने के हैं और क्योंकि आपके एग्जाम में 7 से 8 महीने तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रैंडम मंथ से क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और परफेक्ट हो सके. ठीक है. थर्ड पे हम बात करेंगे ऑल अबाउट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज साइंड अ पैक्ट विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू अपग्रेड द बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी एट CCSNAIH इन बागपत? तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने NDDB के साथ एक पैक्ट साइन किया? सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. एक्चुअली यहाँ पे NIAH होना चाहिए, NAIH नहीं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ. ओके. Recently, which country has pledged $135 million help to Moldova country to counter the Russian influence? तो $135 million प्रोवाइड करेगी US मोल्डोवा कंट्री को ताकि वो रशिया के इन्फ्लुएंस को टैकल कर सकें. Recently, which Middle East country has decided to cancel the visa requirements for visitors from India? ये कंट्री है ईरान. Which country recently issued the warning after anthrax outbreak in Laos? ये कंट्री है थाईलैंड. बार्बेटॉन ग्रीनस्टोन बेल्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये बेल्ट लाई करती है साउथ अफ्रीका में. हंगोर क्लास सबमरीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये सबमरीन्स बिलोंग करती हैं चाइना को. रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए. आंसर है पाकिस्तान. ठीक है. तो इसी के साथ हमने आज की ये 3 रिवीजन कैटेगरीज भी कवर कर ली. लास्ट में आपकी एक होमवर्क स्लाइड रहेगी जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है. यहाँ पे मैं आपको 7 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको इन सबके आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में लिखने होंगे. ठीक है. तो जिनको 1-2 आता है वो भी बिल्कुल भी हेजिटेशन ना फील करें, अपने स्कोर जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव कहीं ना कहीं होगा. ठीक है. फिर इससे होगा क्या, जब आप कभी मॉक देने बैठेंगे या फिर आप कहीं एग्जाम में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे आपको आसानी हो जाएगी. ठीक है. तो सारे लोग इसके जवाब मेंशन करिएगा. जिनको 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सारे आते हैं, कोई बात नहीं. आपको जितने भी आंसर्स आते हैं आप वो कमेंट में लिख सकते हैं. बाकी जो नहीं आते तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को टैकल कर सकते हैं. बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और अगले दिन हम लोग इसके आंसर्स भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे कल के सेशन के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.